हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम रूलिंग द कंट्री साइड, रूलिंग द कंट्री साइड, यानी अब तक हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से एक ट्रेड कंपनी टेरिटरी में तब्दील हो गई और उसने गांवों में यानी कंट्री साइड ग्रामीण इलाकों में किस तरह से अपनी शासन व्यवस्था को बरकरार रखा या किस तरह से चलाया। तो इस पूरे चैप्टर में हम इसी को डिस्कस करेंगे। अब इसको डिस्कस करने से पहले आपको फिर थोड़ा सा पीछे कोरिलेट करने के लिए पीछे जाना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, इसमें बंगाल के दीवानी राइट मिल गए थे। किसको? अंग्रेजों को। रॉबर्ट क्लाइव उस वक्त गवर्नर जनरल थे। उसके बाद में 1764 में हम डिस्कस कर चुके कि एक युद्ध हुआ था फेमस, बक्सर का युद्ध। इससे बंगाल, उड़ीसा, अवध और उत्तरी भारत के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों के दीवानी राइट उनको मिल गए थे। तो 1765 में यानी इसके एक साल बाद 1765 ऑन 12 अगस्त को रॉबर्ट क्लाइव जो उस वक्त एम्परर थे, कंपनी के अग्रणी नेता थे, उनको मुगल एम्परर जो थे उस समय कौन एम्परर थे आपको बताया था पिछले डिस्कशन में, याद कीजिए। मुगल एम्परर के द्वारा दीवानी राइट्स जो थे वो प्रोवाइड किए गए। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। हालांकि ये जो काम था, जो राइट प्रोवाइड करवाए गए थे, इसके तहत उनको कोई दीवानी राइट का एक फरमान जारी किया गया होगा। फरमान के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया। तो जो फरमान जारी किया गया था वो कुछ हिस्टोरियन का ऐसा मानना है कि मुश्किल से चंद लोग उसमें रहे होंगे, जिसमें से कुछ लोग तो मुगल एम्परर की तरफ से रहे होंगे और कुछ रॉबर्ट क्लाइव यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रहे होंगे। लेकिन उस समय जो चित्रकार लोग थे, उस समय जो पेंटर थे, पेंटर कौन से? जिनको रॉबर्ट क्लाइव द्वारा कमीशन किया गया था या भर्ती किया गया था, उन्होंने इस चीज को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाने के लिए पेंटिंग में ऐसा दिखाया गया है जैसे पूरे दरबार के बीच में बहुत सारे लोग मुगल एम्परर की तरफ से हों, कुछ बहुत सारे लोग रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से हों, और फिर उनके बीच में इनको दीवानी राइट्स दिए गए हों। लेकिन ऐसा वास्तव में था नहीं। सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव इस इवेंट्स को मेमोरेबल यानी यादगार और लगे, इसलिए इसको भव्य दिखाने के लिए यानी बहुत ही मैजेस्टिक, स्प्लेंडिड दिखाने के लिए उन्होंने पेंटर की मदद से इस पेंटिंग को अच्छा बनाया। आगे हम इसमें ये भी देखेंगे, पिछले क्लास में भी हमने देखा था कि पेंटिंग का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस हमारी हिस्ट्री में रहा है। फिलहाल हम पेंटिंग की तरफ ध्यान न करते हुए हम कंपनी के जो दीवानी राइट्स थे उससे रिलेटेड इश्यू को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि दीवानी राइट्स में होता क्या है, पहले तो आपको दीवानी राइट्स पता होना चाहिए। दीवानी राइट्स एक इस तरह की व्यवस्था है
क्या होगा दीवानी राइट्स में कि जैसे मानो ये कोई टेरिटरी है, इससे किसी प्रकार का कोई रेवेन्यू जनरेट हो, जैसे यहाँ कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, और उस समय इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती थी? एग्रीकल्चर पे। मतलब हम ये बोले कि रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स था एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज से टैक्स। तो इस पे जो शासक रहेगा, इस पे जो रूलर रहेगा वो क्या करेगा? ये जो एक्टिविटी रह रही है, कर रहे हैं, और इससे जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो रहा है, जो इससे इकोनॉमिक गेन कर रहे हैं, उनसे कुछ मात्रा में निश्चित करके टैक्स लेगा। जैसे मानो ये एक आदमी, ये एक आदमी, ये एक आदमी, आप एग्जांपल मान लो कि ये 100 यूनिट पैदा कर रहा है, तो ये रूलर जो है ये अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए निश्चित कर देगा कि ठीक है, आप अपनी कमाई का 1/10 भाग राजा को देंगे। तो ये होता था दीवानी। तो ये जो राइट्स थे अब किसको मिल गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको मैंने ये भी बताया कि उस समय सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता था वो था एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, क्योंकि सारे ट्रेड्स जो भी डिपेंड थे वो थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के आधार पर। तो दीवानी राइट्स इनको मिल गए। और ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। कहाँ के? बंगाल के। उसके बाद में धीरे धीरे वो आपकी प्रेसिडेंसी थी मद्रास, उसके बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी। यहाँ के वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे। तो अब इनके सामने प्रमुख जो टास्क था, प्रमुख जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो थी एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। देखो, जब इनको दीवानी राइट्स मिल गए और ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, तो इनकी प्रमुख रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली हो गई इनकी एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड, एंड दूसरा था उनका रेवेन्यू रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजिंग द रेवेन्यू रिसोर्सेज। इससे क्या समझे आप? क्योंकि ये प्रमुख फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए या दीवानी राइट्स इनको मिल गए, तो जो लैंड का एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम था वो मुगल के हिसाब से प्रिवेल कर रहा था, तो उसमें कुछ ये चेंज करना चाहेंगे। दूसरा कि किस तरह से रेवेन्यू को जनरेट करना है, या रेवेन्यू की हो सकता है इनकी मात्रा 1/10 हिस्सा लेते थे, तो हो सकता है ये कम कर दें, हो सकता है ये बढ़ा दें, तो कुछ भी होगा, वो नई पॉलिसी इनको बनानी थी। अब क्योंकि अंग्रेज तो विदेशी थे, एलियन थे और ट्रेडर थे, बेसिकली क्या थे वो? ट्रेडर। और ट्रेडर का काम क्या होता है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब उनका पूरा कारोबार ही प्रॉफिट पे आधारित था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने सोचा, अंग्रेजों ने नीति बनाई कि किस तरह से ये जो हमें दीवानी राइट्स मिले हैं, इनसे हम किस तरह से जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके रेवेन्यू को बढ़ाएं, कंपनीज रेवेन्यू जो है उसको किस तरह से इंक्रीज करें। इस तरह की पॉलिसी पे ये ध्यान देने लगे। यानी इसके द्वारा जो यील्ड होती थी, जो पैदा होती थी, किसके द्वारा? टैक्सेज और दीवानी राइट्स थे, उसको किस तरह से बढ़ाया जाए। और इसके साथ उन्होंने क्या प्लानिंग की? उन्होंने प्लानिंग की कि जो उनको यहां से खरीदारी करनी थी
और जो यहाँ इनको बेचना था, देखो ये आपको समझना पड़ेगा कि अंग्रेज जो सबसे पहले आए थे वो पहले क्या थे, ट्रेडर। और ट्रेडर का कंसेप्ट क्या था, वो क्या करते थे कि यहां से जो कॉटन से रिलेटेड जो कपड़े होते थे उनको सस्ती दरों पर यानी लो प्राइस पर खरीदते थे यहां से, और यहां से खरीदकर जो वेस्टर्न यूरोप है या वेस्टर्न जो कंट्री है वहां ले जाकर उनको सेल करते थे। तो इस प्रोसेस में उनको बहुत बड़ा मुनाफा होता था, यही अंग्रेजों का प्रमुख आधार था। तो चूंकि अंग्रेज ट्रेडर थे तो उनको ये सब राइट मिलने के बाद भी वो ये जो बाई और सेल वाला जो तरीका था ना, इसको नहीं भुला पाए। वो अब उनकी धारणा क्या होगी कि हम और भी सस्ती दरों पर सामान खरीदें और जो सामान हमें हमारी जरूरत का सामान है उसी को हम प्रोड्यूस करवाएं और उसको सस्ती दरों पर खरीदकर ज्यादा और प्रॉफिट बढ़ाएं। दूसरा प्रॉफिट वो कहां से करना चाहते थे, लैंड से, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो और कंपनी के जो खर्चे हैं वो एड्रेस किए जा सकें और यील्ड को बढ़ाया जा सके। अब इसी सारी प्रोसेस को पूरा करने के लिए, क्योंकि कंपनी ने यहाँ काफी दिनों तक शासन किया तो यहाँ के कल्चर, यहाँ की सोसाइटी के बारे में वो सीख गए थे। तो कई सालों तक शासन करने के बाद में कंपनी ने ये सीखा कि हमें जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है, उसको बहुत कौशन, बहुत सावधानी से डील करना है। सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी बरतनी ये है क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि हम यहाँ क्या है, एलियन, हम यहाँ विदेशी हैं। तो विदेशी हैं तो हमें यहाँ किसी का सपोर्ट चाहिए। इंडियन जो कंट्री है वहां हमें किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, तभी हम हमारे जो टेरिटरी है उसको बरकरार रख पाएंगे, अदरवाइज लोग हमें यहां से क्या कर देंगे, उखाड़ देंगे। तो इसी पॉलिसी के तहत उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को तो अपने साथ मिलाने की पॉलिसी की और कुछ लोगों को एक्सप्लॉइट करने की पॉलिसी को अपनाया। इस पॉलिसी के तहत उन्होंने इस पे ध्यान दिया कि जो कई सालों से या पिछले कई सालों से जो लोग यहां अथॉरिटी और प्रेस्टीज को जो एंजॉय कर रहे थे, उन लोगों को हमें क्या करना है, अपीज करना है, उनको हमें क्या करना है, पेसिफाई करना है, उनको हमें अपनी तरफ मिलाना है। अब ये लोग कौन थे, जरा अनुमान लगाइए। ये सारे लोग थे जमींदार। भाई अथॉरिटी और प्रेस्टीज किन लोगों के पास थे, बड़े लोगों के पास। गरीब लोगों के पास किसी प्रकार की कोई अथॉरिटी और प्रेस्टीज नहीं थी। यहाँ एक चीज और दिमाग में रखने की है कि जमींदार लोगों का रेशियो टोटल पॉपुलेशन में कम था और ज्यादा रेशियो कैसे लोग थे, टीनेंट्स और लैंडलेस लेबरर्स। लेकिन इन्होंने इन लोगों को पेसिफाई करना चाहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ लंबे समय तक शासन किया था। तो इस लंबे शासन के दौरान यहाँ की सोसाइटी का स्ट्रक्चर और यहाँ का कल्चर दोनों से वो वाकिफ हो गए थे। वो समझ गए थे कि यहाँ यदि हमारे खिलाफ कोई रिवोल्ट कर सकता है तो वो है जमींदार। तो उन्होंने जमींदारों को क्या कर लिया, अपीज कर लिया, पेसिफाई कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि ये जो जमींदार हैं ये लोकल पावर को कंट्रोल करते हैं, इनके पास लोकल पावर है और उन्होंने लोकल पावर को ही अपनी तरफ मिलाने का ठान लिया, अपनी तरफ मिलाने की ठान ली, ताकि पूरे सिस्टम को सही ढंग से चलाया जा सके। अब ये सारी व्यवस्था किस प्रकार से की गई, क्या अंग्रेजों की पॉलिसी रही, इसमें किस प्रकार की नीति अलग अलग गवर्नर जनरल ने अपनाई, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ इसमें बैकग्राउंड डिस्कस किया ताकि आप आगे की चीजों को इससे कोरिलेट कर सकें। अब हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं
रेवेन्यू फॉर द कंपनी। कंपनी को रेवेन्यू का कैसे सिस्टम था, या कंपनी का जो रेवेन्यू का सिस्टम था वो कैसा था। देखो, कंपनी दीवान बन गई, हमने पता कर लिया, हमने सीख लिया। कब बनी? 1757 से 65 के बाद में। लेकिन अभी भी ये अपने आप को क्या समझते थे? ट्रेडर। ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये अभी भी अपने आप को ट्रेडर ही मानते थे। इनका मानना था कि हमारा जो रेवेन्यू है वो तो इंक्रीज हो, लेकिन किसी प्रकार के नए रेगुलर सिस्टम को वो बनाना नहीं चाहते थे। यानी किसी भी प्रकार का नया सिस्टम जो कि असेस करता हो, असेसमेंट और कलेक्शन। अब इससे क्या समझे आप? भाई किसी भी टेरिटरी का, जैसे मानो ये टेरिटरी है, यहां से किस प्रकार से टैक्स लेना है, इसका पहले असेसमेंट होगा, तभी तो टैक्स की रेट डिसाइड होंगी। जैसे मानो इस इलाके में कितना जनरेशन हो रहा है रेवेन्यू का, कितना हमें इससे टैक्स लेना है, ये सब चीजें असेसमेंट के दौरान आएंगी। फिर कलेक्शन अथॉरिटी भी बनानी होंगी, क्योंकि उस समय तो मुगल एम्पायर के द्वारा एस्टेब्लिश जो सिस्टम था वो कलेक्ट करता था। लेकिन ट्रेड, जब इनको दीवानी राइट मिल गए तो ये असेसमेंट और कलेक्शन का कोई नया सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं करना चाहते थे इनिशियली। कब की बात कर रहे हैं हम? 1765 की। क्या क्या करना चाहते थे? जो मुगलों द्वारा एस्टेब्लिश जो सिस्टम है उसी को आगे करना चाहते थे। लेकिन इनका फोकस ये था कि जो हमारा बेसिक राइट है, ट्रेड पे डिपेंड करते थे ना वो शुरू में। उसमें वो ट्रेड करते थे, क्लॉथ करते थे। किसके? कॉटन और सिल्क के। कॉटन को यहां से सस्ती दरों पे खरीदते थे, वहां ले जाके बेचते थे, इसमें प्रॉफिट होता था। इसकी मात्रा को वो डबल करना चाहते, इनको बढ़ाना चाहते थे। इसको क्या करना चाहते थे? वो ज्यादा करना चाहते थे। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि सिर्फ 5 सालों में, यानी 1770 तक जो वैल्यू थी किसकी? गुड्स की, वो डबल हो गई। अब इससे क्या समझे आप? इससे आप लोगों के दिमाग में 2 चीजें आई होंगी कि जैसे मानो कोई चीज पहले 100 रुपए में खरीदती थी, उसकी कीमत 200 हो गई हो। एक बात तो ये, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। हुआ क्या? पहले ये मानो 100 यूनिट खरीदते थे। समझ रहे इस चीज को? पहले मानो ये 100 यूनिट खरीदते थे, अभी मानो 100 टन खरीदते थे, 500 टन खरीदते थे, 1000 टन खरीदते थे। उसकी मात्रा बढ़कर ज्यादा हो गई, 200 टन हो गई। कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, वैल्यू में बढ़ा है, गुड्स की वैल्यू में इजाफा हुआ है। जो गुड्स बल्क में खरीदते थे उसकी मात्रा में इजाफा हो गया, क्योंकि उनका पूरा ध्यान किस पे था? ट्रेड पे। वो किसी प्रकार के नए सिस्टम को लेकर रिलक्टेंट थे। अब उस समय का ट्रेंड समझिए कि किस प्रकार से व्यापार होता था। आपने एक चीज सुनी होगी कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया, तो भला ये क्या कंसेप्ट है? वो कंसेप्ट भी यहीं से आज हम सीखते हैं और आपको सिखाते भी हैं। 1765 से पहले जब अंग्रेजों को दीवानी राइट मिले, उससे पहले सिस्टम क्या था कि ये भारत है मानो, और ये भारत आपका, और यहां से आके ये मानो यूके वगैरह और वेस्टर्न कल्चर था, वेस्टर्न कंट्रीज थे। तो ट्रेंड क्या होता था कि यहाँ ट्रेडर्स आते थे इंडिया में, यहाँ से कॉटन, सिल्क और मसाले वगैरह लेके जाते थे और इनको ले जाकर यहाँ बेचते थे। इसमें इनको होता था प्रॉफिट, बड़ी मात्रा में प्रॉफिट होता था। अब एक चीज बताइए मुझे कि यहां से ये पैसा लेके जाते थे, ये माल लेके जाते थे, गुड्स लेके जाते थे, जैसे कॉटन, सिल्क और उसके क्लोथ्स। लेकिन आप जरा इमेजिन कीजिए कि ये जो भारतीय लोग थे, क्या ये इनको ऐसे ही सामान देते थे या बदले में कुछ लेते थे? ये बात तो सोचने की है। तो आपके दिमाग में आया होगा कि ये पैसे लेते होंगे, रुपए लेते होंगे।
लेकिन बेटा उस समय इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं था, यानी करेंसी का कोई सिस्टम नहीं था कि जैसे आज डॉलर चलता है, रुपए चलता है, पौंड चलता है, ये सिस्टम उस समय नहीं था। ये तो बाद में इजाद हुई ये सब चीजें, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप हुई, सभ्यता बढ़ी, कल्चर बढ़ी। तो उस समय क्या होता था कि यहाँ पर ज्यादा रिसोर्सेज थे। मैं आपको मैप की सहायता से बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ अब ठीक है। यहाँ के लोग, इन लोगों को, क्योंकि व्यापार का जो वो था रूट, वो ये था। 1869 में यहाँ से शुरू हो गया था स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल ये हुआ आपका अरेबियन सी, सॉरी मेडिटेरियन सी और रेड सी को काटकर यहाँ एक वो बनाई गई थी, क्या, स्वेज कैनाल। 1869 में वो ओपन हुई थी। तो यहाँ से उनका रूट कितना कट गया था वो बात अलग है। तो 1765 तक उनका ट्रेंड क्या था कि यहाँ से कोई अंग्रेज सामान लेके जाएंगे तो उनको बराबर पैसा देना पड़ेगा। पैसा तो हालांकि बाद में भी देना पड़ा था, लेकिन कंपेयर करें तो उन्होंने कीमतें जो है उनसे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया था। कैसे करना शुरू कर दिया था ये आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ से जो कोई सामान लेके जाते थे इस रूट से यहाँ तक और यहाँ ले जाकर बेचते थे, प्रॉफिट कमाते थे, तो ये इनको क्या देते थे? तो ये बेसिकली उस समय देते थे गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी। ये लोग सोना और चांदी देते थे। तो यहाँ इतनी सोना और चांदी इकट्ठा हो गई थी भारत में कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सोना और चांदी इन लोगों के पास कहाँ से आया? यहाँ तो रिसोर्सेज इतने है ही नहीं। जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो यहाँ इतना रिसोर्सेज नहीं है, मिनरल्स वगैरह और ये जो गोल्ड वगैरह के डिपॉजिट यहाँ कम मिलते हैं। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आए उससे पहले वो अफ्रीका में अपनी कॉलोनी बना चुके थे, कॉलोनी। और यहाँ साउथ अफ्रीका के आसपास किम्बरले वगैरह और ये जो खान है ना, यहाँ कटंगा पठार है, जिम्बाब्वे और तंजानिया, जाम्बिया और बोत्सवाना के पास में। यहाँ कटंगा पठार रिच है मिनरल से, यहाँ सोने की सबसे बड़ी खानें हैं। ये हम ज्योग्राफी में आपको पढ़ाएंगे। तो जब ये यहाँ से आते थे तो यहाँ से एक्सप्लॉइट करके सोना लेके जाते थे और उसी सोने चांदी को यहाँ पहुंचाते थे। तो यहाँ का सोना किस तरह यहाँ गया और फिर यहाँ आया, ये सिस्टम था उस समय। लेकिन क्योंकि 1765 में इनको दीवानी राइट्स मिल गए, और दीवानी राइट्स 1765 में कहाँ के मिले? सिर्फ बंगाल के। जब 1765 में इनको दीवानी राइट्स मिले तो ये जो कल्चर था, ये जो ट्रेंड था, इसमें कमी देखने को मिली। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेजों का राज यहाँ हो गया, दीवानी राइट्स इनको मिल गई, तो इन्होंने अपने हिसाब से पॉलिसी बनानी शुरू कर दी। इन्होंने बोला कि जो चीज हमें जरूरत है उसी चीज को ज्यादा से ज्यादा उगाया जाए। यानी ये बंगाल प्रोविंस था, ये रिच था उस समय, तो यहां उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन किया गया जिनकी जरूरत अंग्रेजों को थी। जैसे कॉटन, सिल्क या जो कमर्शियल क्रॉप जो होती थी उसको सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया गया। कमर्शियल जो प्रोडक्शन था उसको बढ़ाया गया, और इसकी कीमतों में भी किसी प्रकार का इजाफा नहीं किया गया, क्योंकि पहले मानो इस यूनिट पे ज्यादा पैदा होता था। अब अंग्रेजों को दीवानी राइट मिल गए तो इन्होंने इस यूनिट को ज्यादा बढ़ा दिया, एरिया ज्यादा बढ़ा दिया कि आप इस एरिया पर ज्यादा उगाएंगे। अब जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो कीमत है वो उनकी डाउन हो जाएंगी। तो इस तरह से उन्होंने किसानों का भी एक्सप्लॉयटेशन किया। और एक इंपॉर्टेंट चीज, पहले ये सोने चांदी यहां देते थे, लेकिन अब जो इनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है किससे? याद कीजिए, मैंने आपको बताया था लैंड दीवानी के राइट्स इनको मिल गए। तो लैंड कलेक्शन या टैक्स जो कलेक्शन होगा उसी पैसों से ये क्या करते थे, यहां से माल खरीदते थे सस्ती दरों पर और उसको ले जाकर बेचते थे। तो जरा आप सोचो कि जो इनफ्लो होता था, जो इंपोर्ट होता था किसका? सिल्वर का और गोल्ड का, वो तो रुक गया। और यहीं का माल यहीं से खरीदना, यहीं के माल से यहीं से रेवेन्यू जनरेट करना, उसी से माल खरीदना और उसको ले जाकर प्रॉफिट कमाना। तो कंपनी के तो बल्ले बल्ले उस समय हो रहे थे। अब इस पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या होगा? इस पॉलिसी का इम्पैक्ट ये हुआ कि धीरे धीरे ये महसूस हुआ 1765 के बाद में कि बंगाल में डीप क्राइसिस आ गए। अब भला ये डीप क्राइसिस कैसे आए
ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डीप क्राइसिस कैसे आएंगे कि अंग्रेजों ने पॉलिसी इख्तियार की कि आप कमर्शियल क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा उगाएंगे, जैसे कॉटन, सिल्क और आपकी इंडिगो वगैरह को आप ज़्यादा उगाएंगे। तो भला आप बताइए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो था कौन सा, जैसे वीट, राइस, इनका प्रोडक्शन लेवल कम हो गया। इनको कम से कम क्या किया गया, हतोत्साहित किया गया, इनको मोटिवेट नहीं किया गया, इनको डीमोटिवेट किया गया कि आप ये ना उगाकर क्या उगाएं, जैसे आप उगाएं कॉटन उगाएं, अदर कमर्शियल क्रॉप जो हैं जिनका व्यापार हो उनको आप ज्यादा उगाएं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्शन कम हो गया। इसका प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, खाने की समस्या आ गई, ग्रीनरी की दिक्कत हो गई। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वहां एक फेमाइन आया, टेरिबल फेमाइन। एक अकाल आ गया। अकाल का कारण आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अनाज को उगाना कम कर दिया गया और व्यापारिक फसलों को बढ़ा दिया गया। इससे हुआ क्या कि 1/3 पॉपुलेशन, वहां की 1/3 जो पॉपुलेशन थी वो डेथ कर गई। इतने लोग वहां मर गए। ये जो 1/3 पॉपुलेशन थी वो लगभग थी 10 मिलियन। 10 मिलियन लोग वहां मर गए। ये कारण किसका था, अंग्रेजों की पॉलिसी का। कुछ तो अंग्रेजों ने पॉलिसी ऐसी बनाई, कुछ नेचुरल डिजास्टर ऐसा हुआ कि बारिश समय पे नहीं हुई, या कुछ और कारण ऐसा हुआ। इसके अलावा क्योंकि लोगों को फोर्स किया जा रहा था किस प्रकार की खेती करने के लिए, इस प्रकार की खेती करने के लिए। तो पहले जब मुगल थे तो मुगल जो थे वो पैट्रोनेज थे किसके, आर्ट और कल्चर के, आर्ट और कल्चर के। क्योंकि मुगल जो थे वो इंडियंस थे, वो भारत के बनकर रह गए थे, उन्होंने बाहर जाने की नहीं सोचा। जब बाबर आया तो उसने यहीं अपना सारा कारोबार यहीं एस्टैब्लिश कर दिया और यहीं अपनी टेरिटरी एस्टैब्लिश कर दी। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं थे, अंग्रेज हमेशा विदेशी बने रहे, यहाँ से ज्यादा प्रॉफिट कमाना और विदेश में ले जाना। मुगलों का ऐसा नहीं था। मुगलों ने भारत को वास्तव में अपना कंट्री माना था। तो आर्ट और कल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटी थी उनको वो क्या करते थे, शरण देते थे, उनको आश्रय देते थे। तो दुनिया भर के आर्टिसंस जो मूर्ति कला वगैरह इनसे जुड़े हुए थे उनका काम धंधा चलता था, और किसी प्रकार के कलाकार लोग थे उनके भी रेवेन्यू जनरेट होते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया क्योंकि अंग्रेजों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं थे। तो इस प्रकार के लोग वहां से बंगाल को छोड़ छोड़कर जाने लग गए और कला, सभ्यता, संस्कृति का डिक्लाइन हुआ। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चूंकि इस तरह का कल्चर डेवलप हो गया, अंग्रेजों ने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज थी जिसमें कि वीट, राइस या अनाज जो था उसको सपोर्ट नहीं किया, और ज्यादा सपोर्ट किसका गया, कॉटन का। तो इससे रिलेटेड हुआ क्या कि अंग्रेजों का जो रेवेन्यू था वो बढ़ेगा या कम होगा, अनुमान लगाइए, वो भी तो कम होगा। माना एक तरफ कॉटन और सिल्क वगैरह उगाकर वो क्या कर रहे हैं, जूट वगैरह का प्रोडक्शन बढ़ाकर वो क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये रेवेन्यू जो था कौन सा, टैक्स वाला, ये तो डिक्लाइन करेगा ना, क्योंकि लोग खेती करना बंद कर दिए, इतने लोग डेथ कर गए। तो अंग्रेजों का ध्यान आया कि इस तरह से तो हम हमारी जो टेरिटरी है उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे, उसको नहीं रख पाएंगे। तो उन्होंने फोकस किया किस पर, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म पर, एग्री रिफॉर्म की जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें किसी प्रकार के रिफॉर्म किए जाए। तो इसी क्रम में अंग्रेजों ने 3 इंपोर्टेंट सेटलमेंट लेके आए थे, 3 प्रकार की व्यवस्था उन्होंने इजाद की थी। पहला था परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट। दूसरा था आपका रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी सिस्टम। तीसरा था महलवारी। इनको हम एक एक को डिस्कस करते हैं। महलवारी मैं डिटेल में आपको ये चीजें बताता हूं।
तो ये जो आपके सिस्टम थे, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, ये मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट। सबसे पहले पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट। इसको बोला गया स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, या इसका दूसरा नाम भी था इस्तमरारी, इस्तमरारी व्यवस्था या बंदोबस्त। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं आपको वर्बली ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी राइट्स थी वो अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया। इसका मतलब वहां रेवेन्यू जनरेट करने का अधिकार उनको मिल गया। शुरू में अंग्रेजों ने जो रेवेन्यू जनरेशन की प्रणाली थी, जो सिस्टम था, वो जो पुराना था उसी को बरकरार रखा। हालांकि इसमें हुआ क्या, बरकरार तो उन्होंने रखा, लेकिन पहले जैसे मानो 1/10 रेवेन्यू जनरेट, 1/5 भाग लिया जाता था या 1/8 भाग लिया जाता था, इसको उन्होंने बढ़ाकर 1/10 कर दिया या 1/12 कर दिया। तो इसमें उन्होंने इसको बढ़ाकर ज्यादा कर दिया, तो रेवेन्यू जनरेशन तो उनका हालांकि बढ़ने लगा। लेकिन इसके बाद में 1773 में, देखो 1773 में आया था ये परमानेंट सेटलमेंट। इसको लाने वाले जो थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, ये आपको याद रखना है। लाया कहां गया था ये, बंगाल प्रेसिडेंसी में। बंगाल पे, ये चीजें आपको भूलनी नहीं है, हमेशा याद रखनी है। इसके तहत किया क्या गया, प्रोविजंस इसमें क्या थे, इसमें प्रोविजंस क्या थे कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था उसने जब असेसमेंट करवाया, कलेक्शन वगैरह की प्रोसेस में आगे बढ़ना उन्होंने शुरू किया। शुरू में ये रिलक्टेंट थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इनके इंटरेस्ट उसमें बढ़ते गए। तो इन्होंने क्या किया कि बंगाल में जो जमींदार थे, तालुकादार थे, यानी जो राजा थे, छोटे छोटे राजा, तालुकदार और आपके जमींदार, इन पे इन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया कि जितनी इनकी टेरिटरी थी वो जमीन इनको दे दी, इनको जमींदारी इन सब वर्गों को दे दी, यानी जमींदारी इन लोगों को दे दी। जमींदारी में हुआ क्या, जैसे जमीन के कुछ टुकड़े थे, जैसे ये एक जमीन है, ये एक जमीन है, कुछ गांव है इसमें, जैसे कुछ गांव ये, कुछ गांव के ये, तो इसको दे दिया ए आदमी को, इसको दे दिया बी आदमी को, इस इलाके में कुछ गांव है, इसकी जमींदारी दे दी सी आदमी को। अब इन जमींदारों को बोला गया कि आप इस जमीन से क्या करेंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और उसमें से कंपनी को हिस्सा देंगे, उसमें से आप कंपनी को हिस्सा देंगे। जैसे मानो यहां 100 यूनिट पैदा होती है, किसान से मतलब डायरेक्ट इन्होंने रिश्ता नहीं रखा, इसमें मीडिएटरी जो वर्ग था उसको इन्होंने बढ़ावा दिया, जैसे जमींदारी वर्ग को इन्होंने बढ़ावा, और जमींदारों पे टोटली छोड़ दिया गया कि आप ये जो लैंड है इसमें इनोवेटिव आप मेथड अपनाएं, इसमें इन्वेस्टमेंट करें। आप क्या करें, इन्वेस्ट करें इसमें, और इसकी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ाएं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने क्या किया, एक परमानेंट सेटलमेंट, जैसे कि नाम से ही है, 1773 में उन्होंने रेट फिक्स कर दी, रेट्स वर फिक्स्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मानो ये कई गांवों का एक समूह है, इसमें जमींदार ए है, इसको बोल दिया गया कि आप हमें फिक्स रेट पर हर साल जैसे मानो 100 रुपए देंगे, तो हम इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे, हम इसको इंक्रीज नहीं करेंगे, हम इसको ऐसा ही रखेंगे। ये परमानेंट सेटलमेंट है। तो इससे फायदा क्या होगा कि जमींदार जो है वो इसे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करना चाहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा पैदा होगा जमींदार के पास, तो अंग्रेजों को तो फिक्स देना है,
जो पैदा होगा ज्यादा, उसमें ज्यादा भाग किसका होगा? जमींदारों का। तो जमींदारों ने प्रोडक्शन पे बढ़ाने पे ज्यादा फोकस करना था इस प्लान के अकॉर्डिंग। लेकिन हुआ कुछ अलग ही, यानी प्रॉब्लम्स क्या हुई? प्रोविजंस आपको समझ में आ गया, सेटलमेंट आपको समझ में आ गया, किसके द्वारा लाया गया समझ में आ गया, कहाँ किया गया समझ में आ गया। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि अंग्रेजों ने इसको फिक्स किया गया था। हालांकि जब अंग्रेजों ने इसको फिक्स किया तब इसकी रेट जो उन्होंने तय की थी वो बहुत ही ज्यादा थी, यानी 1773 में ये रेट बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे ये जो हाई रेट है ना, ये भी अंग्रेजों को लो लगने लगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ा, अंग्रेजों की टेरिटरी बढ़ी, अंग्रेजों के जो खर्चे थे वो भी बढ़े, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आर्मी उनको मेंटेन करनी थी, ज्यादा से ज्यादा उनको सिस्टम में जो लोग थे उनको पैसा देना था, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड उनका खर्चा बढ़ा। तो उनको ये जो यील्ड थी, जो पैदावार थी, वो लो लगने लगी थी। लेकिन शुरू में तो ये रेट बहुत ज्यादा थी। तो एक प्रॉब्लम इससे दोनों को हुई, किसको? अंग्रेजों को भी और जमींदारों को। तो अंग्रेज पछता रहे थे कि हमने ये गलत किया। बाद में शुरू में तो उनको ठीक लग रहा था, शुरू में तो अंग्रेजों को बढ़िया रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, लेकिन बाद में ये कम पड़ गया, ज्यादा भी उनको कम पड़ गया। अब जमींदारों को क्या प्रॉब्लम हुई? क्योंकि शुरू में तय की गई जो रेट थी वो बहुत हाई थी जमींदारों के लिए। तो इससे होगा क्या कि जमींदार जो थे वो इतनी हाई रेट जो थी वो पे करने में अनेबल टू पे द हाई रेट्स ऑफ टैक्सेज और रेवेन्यू। तो इससे होता क्या था, इसमें बहुत ही कठोर शर्त थी, हार्ड कंडीशंस रखी जाती थी। इसमें अंग्रेजों का बोलना था कि एक तय सीमा जो थी, फिक्स जो टाइम था, उसके अंतर्गत यदि आप पैसा जमा नहीं करेंगे या रेवेन्यू या इसका टैक्स जमा नहीं करेंगे तो आपकी जमींदारी को किसी और को दे दिया जाएगा। जैसे मानो ये जो है, इसको समय दे दिया गया कि ठीक है आपको मार्च महीने में इतना पैसा जमा करना है। तो हो सकता है इस समय कोई डिजास्टर हो, कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो, या प्रोडक्शन कम हुआ हो, यील्ड कम आई हो, तो जमींदार को कम मिलेगा, तो वो अंग्रेजों को देगा नहीं। तो अंग्रेज क्या करेंगे, इस एक को उठाकर किसी तीसरे आदमी, चौथे आदमी को दे देंगे। तो इस तरह से जमींदारों के साथ भी इन्होंने इनके रिलेशन बिगड़ते चले गए। तो ये इसकी समस्याएं रही। इसके अलावा और क्या समस्या रही? अंग्रेजों का ये मानना था कि हम यदि जमींदारों पे छोड़ देंगे तो जमींदार इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जमींदारों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके दिमाग में एक ये बात थी कि हमें सिर्फ ये जो जमीन है ये रेंट पे दी गई है, हम इसके परमानेंट मालिक नहीं हैं। तो उनके दिमाग में ये बातें थी और उन्होंने इसमें किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाया, किसी प्रकार का इंटरेस्ट भी उन्होंने नहीं दिखाया, किसी प्रकार से उन्होंने लैंड की जो प्रोडक्टिविटी थी उसको इंप्रूव नहीं किया। तो ये सारी समस्याएं आपको पता होनी चाहिए। दूसरे हाथ में हम देखें जो कल्टीवेटर थे, जो टीनेंट्स थे। टीनेंट्स कौन थे? जो लास्ट, देखो सबसे पहले तो अंग्रेज हो गए सिस्टम में, फिर बीच में आ गए आपके जमींदार वर्ग और नीचे थे आपके टीनेंट्स, जो वास्तव में पैदा करते थे, किसान वर्ग जिसको आप बोलेंगे। ये अंग्रेज इनको देते थे, ये अपने पास कुछ हिस्सा रखते थे, फिर कुछ इनको देते थे। तो वास्तव में काम ये करते थे और पैसा ये लोग इनसे लेते थे। जो कल्टीवेटर थे, जो टीनेंट्स थे, कल्टीवेटर, उन्होंने इस सिस्टम को माना बहुत ही ऑप्रेसिव, बहुत ही दमनकारी सिस्टम उन्होंने ऑप्रेसिव, बहुत ही दमनकारी व्यवस्था इसको माना। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजों ने इन पर रेंट हाई रखा, तो इन्होंने भी जमीन टीनेंट्स पर जो पे करना था, जो रेंट, वो भी उन्होंने हाई रखा। तो इससे ये डिस्करेज हुए, इन्होंने खेती करना कम कर दिया, कम लोग इंटरेस्टेड रहे। तो इससे फर्क किस पे पड़ेगा? जमींदारों पे। जमींदार यदि टाइम पे नहीं देंगे तो जमींदारों को बेदखल कर दिया जाएगा। तो इस तरह से सिस्टम पूरी तरह से प्रभावी
नहीं हुआ। हालांकि अंग्रेजों ने सोचा अच्छा था, और इसके रिपरकशन क्या हुए, जैसे मानो ये इसके पास जमीन है, ये इस साल इसको पैदा करके कुछ पैसा देना था, उतना प्रोडक्शन हुआ नहीं, तो ये क्या करेगा, लोन लेगा। किससे, मनी लॉन्डर से, क्योंकि उस समय बैंक वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, तो मनी लॉन्डर जो थे उनसे ये पैसा लेते थे और ये कर्ज के नीचे दबते चले जाते थे। यदि ये फेल हो जाते थे किसी भी कारण से इसको पे करने में, तो ये सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। तो ये हमने डिस्कस किया कि कौन सा, आपका परमानेंट सेटलमेंट। दूसरा है आपका महलवारी। महलवारी सिस्टम, यहां आपको समझ में आ गया। परमानेंट सेटलमेंट में अंग्रेजों ने किससे संबंध रखा था, जमींदारों से। महल का मतलब, पहले आप महलवारी सिस्टम में आपको बताऊंगा, महल का मतलब होता है विलेज, विलेज और एक ग्रुप ऑफ विलेज, या तो गांव होगा या गांव का समूह होगा, ग्रुप ऑफ विलेज। देखो ये जो व्यवस्था थी ये लागू की गई थी 1822 में, और ये इजाद किसके द्वारा की गई, एक अंग्रेज इकोनॉमिस्ट है होल्ट मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी, इनके द्वारा ये इनोवेट की गई थी। इसमें क्या प्रोविजंस थे, इसमें प्रोविजंस ये थे, इसमें बस एक ही अंतर था, बाकी तो सारी चीजें वही थी, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में जो रेवेन्यू की रेट थी वो फिक्स कर दी गई थी। हालांकि ज्यादा थी लेकिन फिक्स कर दी गई थी। तो अंग्रेजों ने समय के हिसाब से देखा 1822 और 1773 में कितना अंतर होगा, 27 और 22, 49 का। तो इतने सालों में अंग्रेजों ने महसूस किया कि हमारे एक्सपेंसेज जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं उस प्रकार से हमें रेवेन्यू भी ज्यादा चाहिए, लेकिन हमने शुरू में रेट इसमें फिक्स कर गलती कर दी। तो ये जो महलवारी व्यवस्था थी ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लागू की गई, और परमानेंट सेटलमेंट कहाँ लागू किया गया, बंगाल में। तो नॉर्थ वेस्ट में भी ज्यादा से ज्यादा कहाँ, पंजाब में। पंजाब में ये व्यवस्था की गई, क्योंकि पंजाब में महल बोला जाता था गांव को, महाल। तो इसमें क्या किया गया, इसमें इन्होंने सिचुएशन को इंप्रूव करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम जो रेवेन्यू कलेक्शन का जिम्मेदारी है वो देंगे हम महल को, यानी गांव को, और गांव में भी एक आदमी होगा, चीफ, जो गांव का प्रमुख होगा, उसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें उन्होंने बस बदला इतना ही, सिस्टम इतना ही चेंज किया कि जो रेवेन्यू की रेट्स होंगी उनको समय समय पर चेंज किया जा सकेगा, चेंजेबल। बस इसमें ये डिफरेंस था, और गांव को इसमें इन्होंने दे दिया था। तो जो डिमांड थी उसको रिवाइज किया जा सकता था पीरियोडिकली, रिवाइज्ड पीरियोडिकली, समय समय पर उसको आप चेंज कर सकते हैं। चेंज कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे। तो ये परमानेंट नहीं था और फिक्स नहीं था। तो जो विलेज हेडमैन था वो इसमें पेमेंट देगा रदर देन जमींदार। जमींदार इसमें नहीं रहा, जमींदार की जगह उन्होंने किसको रख दिया, विलेज हेडमैन, विलेज हेडमैन। ठीक हो गया। तो ये रहा इसका महलवारी। अब अगला सिस्टम हम पढ़ेंगे, आपका तीसरा कौन सा था, परमानेंट सेटलमेंट हो गया, इस्तेमारी हो गया, महलवारी हो गया। तीसरा हो गया आपका साउथ इंडिया में जो उन्होंने लागू किया, जिसको बोला गया था मुनरो या रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तीसरा हम पढ़ेंगे यहां रैयतवाड़ी। वही बात कि कहां लागू किया गया, कब लागू किया गया। तो जिस समय महलवारी लागू किया गया था उसके आसपास, यानी अर्ली 18th सेंचुरी में ही ये लागू किया गया। और लागू कहां किया गया, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास। इनोवेटिव आइडिया था, नया आइडिया था। किसके द्वारा लिया गया था ये, दो अंग्रेज अधिकारी थे, रीड और मुनरो, याद रखना इनको,
इस सिस्टम को जनरेट करने का कारण क्या था? क्योंकि रीड और मुनरो ने परमानेंट जो सेटलमेंट था उसको देखा और उसके जो बुरे इम्पैक्ट थे उससे वो अच्छी तरह से वाकिफ थे। तो इन्होंने मद्रास जो प्रेसिडेंसी थे उसमें एक नया सिस्टम इजाद करना चाहा, नया सिस्टम इजाद किया जिसका नाम था रैयतवाड़ी। अब यहां आपको ये समझना है कि जो रैयत है वो क्या है। रैयत, रायतो या रैयत, आप इसको ये भी बोल सकते हैं रैयत। रैयत साउथ इंडिया में बोला जाता था किसानों को। किनको बोला जाता था? फार्मर्स को। तो यहां मुनरो ने सोचा कि हम परमानेंट सेटलमेंट में हमने किसको बढ़ावा दिया था? जमींदारों को। तो इन्होंने सोचा कि यहां जमींदारों से संबंध स्थापित ना करके सीधा किससे किया जाए? कल्टीवेटर से, डायरेक्ट कल्टीवेटर से। इसके फायदे क्या होंगे? इसके फायदे ये होंगे बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट होगा और ज्यादा प्रोडक्शन उसमें करेगा, क्योंकि वो उसको अपने संपत्ति की तरह उसको देखेगा। दूसरी बात, एक कारण और क्या था इसमें करने का? क्योंकि साउथ इंडिया में नो ट्रेडिशनल जमींदारी व्यवस्था, ट्रेडिशनल जमींदार वहां नहीं हुआ करते थे, वहां जमींदारी व्यवस्था नहीं थी। जैसे नॉर्थ इंडिया या बंगाल, अवध और बनारस वाले इलाके में, या आपके नॉर्थ वेस्ट और ये जो अपना वेस्टर्न इलाका है, यहाँ जो जमींदारी व्यवस्था थी वो साउथ इंडिया में प्रिवेल नहीं कर रही थी। यही कारण था कि मुनरो ने डायरेक्ट कल्टीवेटर्स के साथ अपना रिलेशन एस्टेब्लिश किया और उन्हीं को रेवेन्यू जनरेशन का जिम्मा दे दिया। इसी को बोला गया था रैयतवाड़ी सिस्टम। अब आपको मैंने तीनों सिस्टम बता दिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम था वो मैंने तीनों आपको अच्छे से बता दिया। आपको परमानेंट सेटलमेंट भी बताया, आपको महलवारी भी बताया, रैयतवाड़ी सिस्टम भी बताया। लेकिन इन तीनों सिस्टम को यदि हम समराइज करके इसको पढ़ें तो ऑल वॉज नॉट वेल, ये आपको इन तीनों में लिखना है। यानी तीनों सिस्टम को यदि हम ओवरऑल देखें तो ये सही स्थापित नहीं हुए या सही साबित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि कई सालों में ये जो सिस्टम थे ये इजाद किए गए थे। कारण क्या था? डिजायर क्या थी इसको इजाद करने की? डिजायर टू इंक्रीज रेवेन्यू। अंग्रेजों की क्या मंशा थी? कि रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। लेकिन रेवेन्यू बढ़ाने के साथ साथ आपको कई चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे रेवेन्यू कलेक्शन करने वाले जो ऑफिशियल्स थे, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो ऑफिशियल थे, उन्होंने भी अपनी डिमांड बढ़ा दी। उन्होंने भी बोला कि हमें भी ज्यादा पेमेंट चाहिए। पेमेंट वहां बढ़ाना पड़ा इनको। इसके अलावा पीजेंट जो थे, किसान वर्ग जो थे, वो जो रेट हाई फिक्स होती थी, क्योंकि खर्चा ज्यादा हो रहा था रेवेन्यू के हिसाब से, तो रेट ज्यादा तय की जाती थी, तो वो रेट को पे करने में अनेबल थे। तो पूरा सिस्टम क्या कर गया? कोलैप्स कर गया। पूरा सिस्टम क्या कर गया? कोलैप्स कर गया। इसके अलावा किसान वर्ग जो थे, रैयत जो लोग थे, वो गांव छोड़ छोड़कर जाने लगे और ये सारी व्यवस्था जो थी, सारा सिस्टम जो था, ये पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। तो हमने तीनों सिस्टम के रिपरकशन या रिजल्ट हमने देखे। ऑल वाज नॉट वेल। क्यों नहीं थे? इसमें आप कई कारण आप इसमें दे सकते हैं। ये रहा आज के इस वीडियो में पूरा डिस्कशन। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर के अगले टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।